कब केस को क्वैश करा सकते हो, क्वैश कराने के लिए क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस आप जाकर बोल दोगे कि मामला फेक है, बिना बात में केस दर्ज हुआ है, सिर्फ सिविल नेचर का है, सिर्फ छोटा डिस्प्यूट था, तो आपका जाके केस को क्वैश कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एफआईआर हुई है तो उसकी तह तक जाना पड़ता है, उसको समझना होता है, तभी कोई भी एक्शन ले पाते हैं हाई कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं। दोस्तों हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं चीटिंग एंड फॉर्जरी पर, और बहुत सारे हमारे पास कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए कि सर कब तो केस कोई क्वैश हो सकता है, कब कोई केस क्वैश नहीं हो सकता है, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जो मामला क्वैश नहीं होता है और जाकर खामखा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर परेशान होकर आते हैं, जबकि वो केस फर्जी होता है, उसके बावजूद भी केस को क्वैश किया जाता नहीं है। या फिर क्या क्या गलतियां आप करते हो, कब केस को क्वैश करा सकते हो, क्वैश कराने के लिए क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस आप जाकर बोल दोगे कि मामला फेक है, बिना बात में केस दर्ज हुआ है, सिर्फ सिविल नेचर का है, सिर्फ छोटा डिस्प्यूट था, तो आपका जाके केस को क्वैश कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एफआईआर हुई है तो उसकी तह तक जाना पड़ता है, उसको समझना होता है, तभी कोई भी एक्शन ले पाते हैं हाई कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं। ऐसे ही कोई भी एक्शन नहीं होगा कि आप चले जाओगे और केस को क्वैश करा के आ जाओगे। आपको पिटीशन को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करना होगा। कई बार मामले क्वैश के नहीं होते, मामले रिट के होते हैं। कई बार मामले सिर्फ क्वैश और रिट के भी नहीं होते, मामले ओरिजिनल होते हैं, पर उसमें सेक्शंस को ऐड कर दिया जाता है। कई बार मामले जो होते तो जेन्युइन है, बट सिर्फ सिविल रिकवरी के होते हैं, और वहां पर पुलिस की मिलीभगत या फिर किसी भी पॉलिटिकल दबाव की वजह से जो कंप्लेनेंट है अपनी पावर का मिसयूज करता है और वहां पर केस दर्ज होता है, आपको उठा लेते हैं, फैमिली के और भी लोगों को उठाने की धमकी देते हैं, और ऐसे में खामखा फैमिली मेंबर्स के नाम आ जाते हैं। तो ऐसे में कैसे आप केस को लड़ेंगे, कैसे क्वैश करवाएंगे, क्या गलती करते हो, क्या नहीं करते हो, सबके बारे में बात करेंगे। अपनी फैमिली मेंबर को आप कैसे बचाओगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और फॉर्जरी जैसे मामलों में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है या आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना और समझना कैसे क्वैश की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों होता क्या है, कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर आप लोग बोलते हो कि सर ये तो नॉर्मल एक सिविल डिस्प्यूट था, मेरा और सामने वाले के साथ में हम दोनों बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस साल से 2 साल से, या फिर हो सकता है उसने आपको काफी सारा पैसा दिया, आप भी ठीक लॉयल तरीके से बिजनेस कर रहे थे, अब उसका 1-2 करोड़ रुपए आपके ऊपर निकलता है, तो ऐसे में आप पर तो एफआईआर होगी। तो क्या यही एफआईआर आपकी वाइफ पर, आपकी मदर पर, फादर पर, भाई पर, इवन बच्चों पर भी हो जाएगी? क्या उनके नाम भी आएंगे? ऐसे में कब होता है दोस्तों, जब ऐसे केसेस के अंदर पुलिस प्रेशर में आती है, या फिर जब पुलिस की मिलीभगत होती है, तो खामखा लोगों को उठाने के लिए धमकियां देना, या फिर लोगों के घर पहुंच जाना, उनके ऑफिस पे पहुंच जाना, और लोगों को कई बार उठाकर लोकल थाने में ले भी जाते हैं, प्रेशर क्रिएट करने के लिए सामने वाले पर। पुलिस वाले किसी भी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते। पुलिस कोई रिकवरी एजेंसी नहीं है आपको पैसे को रिकवर कराने के लिए, पर पुलिस के पास ये जरूर पावर है कि मामलों में 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, तो ऐसे में बिना नोटिस के आपको अरेस्ट कर सकते हैं। पर अगर नोटिस नहीं दिया है आपको, 7 साल तक के ही मामले थे, तो इस मामले में इलीगल प्रोसीडिंग का सहारा आप ले सकते हो, और जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे वहीं पर अपनी बेल पर आर्ग्यू करा सकते हो, तो वहीं से आप बाहर निकल के आ सकते हो। इन चीजों का आपको बेनिफिट लेना चाहिए। दूसरी बात, होता क्या है दोस्तों, देखो पुलिस की मिलीभगत के साथ में अगर कोई केस हो रहा है, तो ऐसे में आप ये देखिए किसका नाम तो आया फॉर्जरी में और किस किस का नाम आया सिर्फ चीटिंग में। कई बार ऐसे मामलों में खामखा के सेक्शंस को ऐड किया जाता है। सेक्शंस को ऐड करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं है। आपको पेश कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब को, आप बता रहे हो, वो अपनी पावर का यूज ही नहीं करते, तो ऐसे में सीधा हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट जाओ क्वेश्चनिंग के लिए, क्वेश्चनिंग में जाओ और बोलो कि ये मामला सिविल डिस्प्यूट है। दोस्तों मैक्सिमम तो चीटिंग के मामले मैंने वही देखे हैं जो सिविल डिस्प्यूट के होते हैं, क्रिमिनल कलर दिया जाता है, पर ऐसे मामलों को ढंग से प्रेजेंट करोगे तभी तो सुना जाएगा। बिना रोए तो बच्चे को दूध भी नहीं मिलता, उसकी मां उसको दूध नहीं पिलाती। आप सोचते हो कि बस कोर्ट में 2-4 बातें बोल दोगे और मामला क्वैश हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मामले को डिटेल में समझाना पड़ता है शुरू से, कब कंप्लेंट हुई, कैसे हुई, एफआईआर कैसे हुई, कब की गई, इसमें पुलिस की क्या इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का कैसे नेक्सस बन गया है, कंप्लेनेंट के साथ में कैसे पुलिस मिली हुई है, और साथ में क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है देश का कानून, क्या बोलते हैं जजमेंट्स। प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 का दोस्तों जजमेंट है रिसेंट का, या फिर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 का। दोनों ही क्वेश्चन पर बात करते हैं। कई बार बीच बीच में छोटे छोटे चेंजेस आते गए हैं, उनको आप जरूर देख लो, बट ऐसे में खामखा आपकी फैमिली को पुलिस वाले परेशान कर नहीं सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में गए हो तो लड़ाई पूरी लड़ो, हाई कोर्ट भी जाओ, सुप्रीम कोर्ट भी जाओ। मामले में ये देख लो कि एफआईआर कैसे दर्ज हुई है और एफआईआर का प्रारूप क्या था। वकील साहब को पूरा और सब कुछ ज्ञान होना चाहिए आपके केस के बारे में। वकील साहब नॉलेजफुल होने चाहिए,
चाहिए वकील साहब, एक्सपीरियंस होने चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस को प्रेजेंट किया जाएगा, वरना खामखा जाओगे, पैसा बर्बाद और समय बर्बाद करोगे, रिलीफ आपको कोई मिलेगा नहीं। कई बार दोस्तों केस के अंदर सेक्शंस को जानबूझकर ऐड किया जाता है। अगर सेक्शंस को जानबूझ के ऐड किया गया है तो आपको हाई कोर्ट में बताना पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, बताना पड़ेगा क्यों ये सेक्शंस मुझ पर नहीं लग सकते हैं, बताना पड़ेगा क्यों पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए सिर्फ क्योंकि मुझे अरेस्ट कर सके, सिर्फ इसलिए इन सेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर एफआईआर में क्या मतलब चार्जशीट में चीजों को डाल दिया गया है सिर्फ मुझे अरेस्ट करने के लिए। ये बातें आपको बतानी होगी, हो सकता है एफआईआर में ऐड कर दिया हो। और अगर आपको पता नहीं है आपका केस क्या है तो आप जैसे ही बेल मूव करोगे ना, या जैसे ही क्वेश्चन आप मूव करोगे, जैसे ही रिट कोई मूव करोगे, वहां से एक रिप्लाई आएगा आईओ का, पुलिस वाले का रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई को पढ़ो कि किन किन सेक्शंस में ये केस अब बन चुका है, क्या क्या ये लोग बोलना चाहते हैं और क्या क्या बात कोर्ट में बोलनी चाहिए। दोस्तों चेस का जैसे गेम होता है ना, वहां से एक चाल चली गई, हम यहाँ चाल चलते हैं, उसी तरह से वकील साहब अपने केस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। या तो समझदारी, कॉन्फिडेंस और साथ में कितनी नॉलेज है, इन सब के बेस पर केस को कोर्ट में प्रेजेंट करा जाता है, तभी आपको केस में रिलीफ मिलेगा, वरना आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। दोस्तों केस आपका है, मुस्तैदी आपको दिखानी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि मुद्दे सुस्त और गवाह चुस्त, ये जो एक कहावत बोल दी गई ना खामा में, आप इन चीजों को समझो। अगर आप किसी भी तरह से केस के अंदर हैं, आपका नाम आया है, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए सोच रही है, भागो मत। भागते भी हो तो एंटीसिपेटरी बेल इमीडिएटली लगाओ या फिर क्वेश्चनिंग इमीडिएटली लगाओ। गलत कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो ऐसे में रिट लगाओ। आपके साथ मारपीट आई हुई है अगर पुलिस स्टेशन में, तो यहां पर आप परमवीर सिंह सैनी के जजमेंट का हवाला ले सकते हो। इलीगल अरेस्ट आपको कर लिया गया है तो अरनेश कुमार जजमेंट का हवाला लीजिए, डीके बासु जजमेंट का हवाला लीजिए, जब पुलिस अरेस्ट करने आएगी क्या क्या प्रिकॉशंस लेगी। सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट आया अभी, उसका हवाला लीजिए। ये इतने सारे जजमेंट्स हैं, ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, मैनुअल आप उठा लो और सेक्शन क्या बोलता है पढ़ना शुरू कर दो। जजमेंट्स भी अपने आप में कुछ बातें बोलते हैं। आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ बोलेगा, जो भी ऑर्डर पास होंगे वो देश का कानून बन जाएगा। तो इन चीजों का हवाला अगर आप लेते हो, इन चीजों को कोर्ट में अच्छे से प्रेजेंट करते हो, केस से बाहर निकलोगे, केस क्वैश हो जाएगा, बेल भी हो जाएगी, खामा आपकी फैमिली वालों का जो नाम इसमें लिया गया उन सबको आप निकाल सकते हो। सभी का सेम रोल नहीं हो सकता। किसी एक ने डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया तो सबने तो फॉर्ज नहीं किया, बट पुलिस वाले क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इसको नॉलेज थी, मतलब इसकी भी प्लानिंग थी, मतलब इसका भी षड्यंत्र था। तो कैसे था, किसी इंसान को नॉलेज थी। मान लो एक हस्बैंड के अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसने अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसा डाल दिया, अब उसको तो पता ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वाइफ के अकाउंट हस्बैंड यूज कर रहा होता है, तो वाइफ का क्या रोल है इसके अंदर, फॉर्जरी में कैसे नाम आ गया। अगर वाइफ के अकाउंट में पैसा चला भी गया, अरे नोटिस देके बुला लो, पूछताछ कर लो, खामखा केस को बढ़ाने की जरूरत क्या है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल आपके दिल में हो सकते हैं। जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, रिप्लाई जरूर करूंगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।